Jai Shri Krishna, welcome to our channel Maitre Academy. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon for latest updates. Now, on to the video. हमारा टॉपिक होगा वो है टेक्निक्स फॉर प्रिपेयरिंग टिश्यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे सो दैट हम टिश्यू को प्रिपेयर कर सकें और हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकें। काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं सैम्पल्स को प्रिपेयर करने के लिए सो दैट हम उसको इजीली विजुअलाइज कर सकें। उनमें से एक मेथड है यहाँ पर नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग क्यों करते हैं, कहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है और ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं? टेम के केस में। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के 2 टाइप्स थे, एक था सेम टेम और फिर एडवांस वर्जन था स्टेम। तो हम जो नेगेटिव स्टेनिंग है वो जनरली यूज़ करते हैं टेम के केस में। द शेप एंड द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटैक्ट ऑर्गेनेलीज और वायरस कैन बी एग्जामिन्ड यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक में हम जो शेप है और उसका सरफेस है वो ईज़िली देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव स्टेनिंग है उसका एक यूज़ ये होता है कि इसमें हम हीट टेक्निक अवॉइड करते हैं, हीट नहीं करते हैं हम सैंपल को, जिस वजह से वो इंटैक्ट रहता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि हम हीट को अवॉइड कर सकते हैं। इन दिस मेथड थिन सेक्शंस आर नॉट कट। थिन सेक्शंस हम बिल्कुल नहीं काटते। फिर क्या करते हैं? इनफैक्ट हम पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड पे। अब यहाँ पे जो लिखा गया मैं उसको एज इट इज़ रीड करने वाली हूँ। इन दिस मेथड थिन सेक्शंस आर नॉट कट बट द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अप्लाई टू कॉपर ग्रिड एंड अलाउ इट टू ड्राई इन एयर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्मॉल ड्रॉप होगा या लिक्विड का, उसमें हमारे पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे और उसको हमने कॉपर ग्रिड के ऊपर अप्लाई करना है और फिर उसको अलाउ करना है ड्राई करने के लिए। जो ड्राई सरफेस होगा सैंपल का उसको फिर हम यूज़ करते हैं, उसको हम फिर ट्रीट करते हैं स्टेन के साथ। और स्टेन कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम? फॉस्फो टंगस्टिक एसिड और या फिर यूरेनल एसिटेट, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, यूरेनल एसिटिक एसिड और यूरेनल एसिटेट। इसके बाद जो हमारा सैंपल होगा वो विजुलाइज कैसे होगा? सैंपल में ये हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा सैंपल है वो आपका क्लियर दिखेगा और जो इसका बैकग्राउंड होगा वो डार्क दिखता है, ये जैसे कि ये है। अब इस केस में ये पार्टिकल है, जो हमारा सैंपल है वो हमें क्लियर दिखेगा, ब्राइट दिखेगा और जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो डार्क दिखेगा। ये जो डार्क ये जो दिख रहा है ये आपका बैकग्राउंड है और ये वाइट कलर में चीज़ दिख रही है वो हमारा सैंपल होता है। ये देखिए, ये इसका पूरा इमेज शो कर रखा है। अब यहाँ पे 2 टाइप की स्टेनिंग आपको शो कर रखी है, एक है नेगेटिव स्टेनिंग और एक है पॉजिटिव स्टेनिंग। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा इस स्टेनिंग में। होता क्या है, जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनका जो सेल वॉल होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव स्टेनिंग यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके पास एसिड में होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये एसिड में भी नेगेटिव चार्ज है और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में होता है रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से ये जो स्टेन है, ये जो डाई है, वो इन पार्टिकल्स के अंदर, या कह लो हमारा जो बैक्टीरियल सैंपल है उसके अंदर वो एंटर नहीं कर पाता। एंटर ना करने की वजह से इसको ये स्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि एंटर नहीं होगी डाई, स्टेन एंटर नहीं होगा तो कलरिंग भी नहीं होगी, स्टेनिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ये जो पार्टिकल है, ये जो हमारा सैंपल है, वाइट कलर में दिखता है और जो इसका बैकग्राउंड है वो स्टेन्ड दिखता है। तो इसलिए हमको ये क्लियर दिख रहा है और इसको हम नेगेटिव स्टेनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है। और जब हम ये पॉजिटिव स्टेनिंग की बात करते हैं, जहाँ पर ये इसमें कोलेजन फाइबर शो कर रखा है ना, तो नेगेटिव स्टेनिंग का फंडा ये रहता है कि आपके पास जो डाई होगी वो हम बेसिक डाई यूज़ करते हैं
और जो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बैक्टीरियल के कंटेक्स्ट में, यहाँ पे जो फाइबर यूज़ कर रखा है, मैं यहाँ पर जो आपको याद करने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं बैक्टीरियल सेल के कंटेक्स्ट में दे रही हूँ कि मान के चलो मेरा बैक्टीरियल सेल जो है वो मेरा सैंपल होगा, और अगर मैंने बेसिक डाई यूज़ करी है तो बेसिक डाई में होता है पॉजिटिव चार्ज और बैक्टीरियल के सेल वॉल में होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो ये जितने भी डाई होगी, जो भी स्टेन होगा, वो सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स के साथ जाके, क्योंकि इनका चार्ज ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये बैक्टीरियल जो सेल होगा, जब हम इसे पॉजिटिव स्टेन के साथ स्टेनिंग करेंगे तो ये इसके चारों तरफ जाके चिपक जाएंगे। तो ये आपका बैक्टीरियल सेल जो होगा वो स्टेन्ड होगा। तो यहाँ पर आपका ये स्टेन इसलिए शो करेगा, आपको ये स्टेन दिखेगा और जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट शो करता है। तो ये पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव ये नेगेटिव स्टेनिंग और पॉजिटिव स्टेनिंग का बेसिक डिफरेंस है जो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको दे रखे हैं कि ये आपका वायरस दे रखा है और ये आपको कोलेजन फाइबर के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है या नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है हमारा फ्रीज़ फ्रैक्चर। फ्रीज़ फ्रैक्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में बेसिकली फ़िज़िकल ब्रेकिंग होगी, फ्रैक्चरिंग होगी किसकी, बायोलॉजिकल सैंपल की। बट इसको फ्रैक्चर करने से पहले, इसका फ़िज़िकल ब्रेकिंग करने से पहले हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं या कह लो कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और वो जो आपके मेन स्टेप्स हैं उसमें हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है रैपिड फ्रीजिंग, दूसरा है फ्रैक्चरिंग, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका एंड फोर्थ है रेप्लिका क्लीनिंग। अब इसमें क्या होने वाला है, ये क्यों होगा, वो हम आगे डिटेलिंग में ठीक से पढ़ेंगे। बट इससे पहले इसमें मेन प्रिंसिपल होता क्या है, जो आपका सेल है, ये जो हमारे पास जो सैंपल है उसमें कुछ ऐसी प्लेन्स होती हैं जो कि ईज़िली ब्रेकेबल होती है क्योंकि उनमें नेचुरल वीकनेस होती है। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज़ ये सेल है, ठीक है, अभी सेल हमें पता है जो सेल वॉल होता है वो आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स का, लिपिड बाइलेयर का बनता है। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स होते हैं वो वीक होते हैं, और अगर हम उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दें, कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू उसको पास ऑन करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें नेचुरली ही ब्रेकिंग हो जाए। हमको उसको सेक्शंस में कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरली ब्रेकिंग हो जाएगी और फिर बाद में हम उस सैंपल को रेप्लिकेट कर लेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस यही होता है, रेप्लिकेट कर लेते हैं और फिर हम उसको इजीली देख सकते हैं। इट्स लाइक कि जैसे हमने और आपने कभी बचपन में ऑब्वियसली करा होगा कि रेप्लिका को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉइन होता है तो कॉइन को अगर हम अपने किसी वाइट शीट के ऊपर रख दें ट्रेस करने के लिए, हम उसको ऐसे ऐसे पूरा रब करते हैं और पेपर के ऊपर उसका ट्रेस आ जाता है, तो रेप्लिका हमारे पास एक ट्रेसिंग हो जाती है ना। तो रेप्लिका में भी हम कुछ मोरलेस ऐसा ही करने वाले हैं, फिर बाद में उसका क्लीनिंग होगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम नीचे हमारे पास पूरी टेक्निक और आउटलाइन दे रखे, हम उसको देख लेंगे। बट यहाँ पर आपको इसका आई होप प्रिंसिपल क्लियर होगा कि नेचुरल वीकनेस होती है, और ये जो नेचुरल वीकनेस होती है जनरली वो आपके लिपिड बाइलेयर के बीच में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ये प्लेन्स, जो वीक प्लेन्स हैं वो होती हैं, और यही फिर फर्दर यहाँ पर ब्रेक होगा। इसलिए यहाँ पर इसको, क्योंकि हम यहाँ पर रैपिड फ्रीजिंग कर रहे हैं, इसलिए इसका टेक्निक का नाम यही है फ्रीज़ फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर वो खुद से होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ वीक पॉइंट्स प्रेजेंट है, कहाँ पर, सेल के अंदर, और वो वीक पॉइंट्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच के लेयर्स। तो ये है बेसिकली। अब हमें आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो हम इसका प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, उस प्री ट्रीटमेंट में क्या होने वाला है, फ्रीजिंग से पहले जो भी हम स्टेप करेंगे वो हमारा प्री ट्रीटमेंट के अंदर आने वाला है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है फिक्सेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फ़िक्सेशन हम क्यों करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। फिक्सेशन का मेन काम होगा कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर और जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो फिक्स रहे, वो ब्रेक ना हो, वो सेफ रहे। तो हम इसलिए उसको फिक्स कर देते हैं, और हम यहाँ पे फिक्स किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ग्लूटाल्डिहाइड की हेल्प से कर रहे हैं। और इसके बाद हमने उसको क्रायो प्रोटेक्शन देनी है ग्लिसरॉल से। कहने का मतलब क्या है, प्री ट्रीटमेंट हुआ है,
फिक्सेशन की है मटेरियल की, कहाँ पर ग्लूटाल्डिहाइड ट्रीटमेंट हुआ है, इसके बाद ग्लिसरॉल के साथ ट्रीटमेंट हुआ है। अब क्रायो प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक वर्ड आया ना क्रायो प्रोटेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर जो रैपिड फ्रीजिंग करने वाले हैं, एकदम से उसका टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये यहाँ पर सेल शॉक हो सकता है, जिससे कि से हीटिंग से सेल का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, उससे कि से एक्सट्रीम कूलिंग से भी सेल का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कूलिंग हो जाए, फास्ट रैपिड कूलिंग हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम वहाँ पर क्रायो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वही मेंशन है, क्रायो प्रोटेक्शन इज़ डन टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, क्योंकि फ्रीजिंग से आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे और आइस क्रिस्टल्स ने ऑब्वियसली वहाँ पर जाकर हमारे जितना भी स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज कर लेना। हमारा जो मेन मोटिव है उसने हिंड्रेंस प्रोवाइड करनी, हिंड्रेंस देनी है। वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स को फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्रायो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, और वो हम कर रहे हैं ग्लिसरॉल की हेल्प से, कि इसको यूज़ करके हम अपने सैंपल को क्रायो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रायो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सैम्पल इज़ प्रिपेयर्ड एंड, और ये फिर फर्दर यूज़ हो रहा है। प्लेनर व्यू मैंने आपको पहले कहा था, हमारा मेन काम उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑल सबको देखना है और उसको थॉरली रीड और स्टडी करना है, पैटर्न वगैरह प्रॉपर्ली। तो हम इसको स्टेप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आउटलाइन होती है। सबसे पहले हमने उसको एकदम फ्रोज़न कंडीशन में लेकर आना है, लिक्विड फ्रेन की हेल्प से फ्रीज़ करना है, रैपिड फ्रीजिंग करेंगे, और इसका टेम्परेचर देखो मैंने आपको कहा था नेगेटिव में जाएगा, -130 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इंस्टेंट इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट देगा, मतलब कि जितने भी उसके अंदर सेल कंपोनेंट्स हैं वो अब मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो उनका इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास है, द ब्लॉक ऑफ फ्रोज़न सेल्स इज़ फ्रैक्चर्ड, फिर इसको ऑटोमेटिकली हम ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सेल जो है ऑटोमेटिकली खुद ही फ्रैक्चर हो जाए। और वो कंडीशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम इवैक्यूएटेड चैम्बर में रख देते हैं। और ऑल्दो क्योंकि ये नेचुरली हम तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये इरेगुलर शेप में इसका फ्रैक्चर होता है, खुद ही जहाँ जहाँ वीक पॉइंट्स होंगे उस सेल के, वहाँ उसकी फ्रैक्चरिंग हो जाएगी। और ये कहा होगी, जैसे आप अभी मैंने आपको बता ही दिया, अलॉन्ग दी लाइन्स ऑफ वीकनेस लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सरफेस ऑफ ऑर्गेनेलीज, यहाँ पर इरेगुलर फ्रैक्चरिंग हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर रैंडम फ्रीजिंग के बाद हम इसको रैंडम फ्रैक्चर कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे, उसका नेचुरल वीक पॉइंट से वहीं पे हो रहा है। इसके बाद हम उसका रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका कैसे बनाएंगे, शेडोइंग करके, किसके साथ करेंगे, प्लेटिनम के साथ। तो रेप्लिका फॉर्म कर रहे हैं शेडोइंग करके प्लेटिनम की हेल्प से। इसके बाद जो कार्बन रेप्लिका हमारे पास आया है वो कैसे प्रोड्यूस किया है, जब थिन लेयर ऑफ कार्बन को हम इवेपोरेट करेंगे वर्टिकली ऑनटू द सरफेस, कार्बन की हेल्प से हमने वहाँ पे उसकी रेप्लिका बना ली। और रेप्लिका को फिर हमने कहाँ रखा है, इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय एसिड। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम एसिड से डाइजेशन कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और फिर उस रेप्लिका को हम ईएम के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर इन्होंने एक फ्लो चार्ट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करी है। पहले क्रायो प्रोटेक्शन हुई है इसकी, यहाँ पर फ्रेन की हेल्प से -130 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर फ्रेन ने उसको प्रोवाइड किया था, लिक्विड फ्रेन ने, और यहाँ पे ये क्रायो प्रोटेक्शन हो रही है, यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्शन हो रही है ग्लिसरॉल की हेल्प से। ग्लिसरॉल से ये सारे प्री ट्रीटमेंट का स्टेप है। पहले क्रायो प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन लिया था ग्लिसरॉल वहाँ पे उसकी हेल्प से, और इसके बाद हमने इसको लिक्विड फ्रेन की हेल्प से -130 डिग्री सेल्सियस में इसको रैपिड फ्रीज कर दिया, ये था। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसको फ्रैक्चरिंग के लिए कर दिया वैक्यूम इवेपोरेटर में। अब यहाँ पर जहाँ पर भी इसके वीक पॉइंट्स होंगे वहाँ पर इसका ये फ्रैक्चरिंग हो जाएगा। ये इसके बाद यहाँ पे नाइफ़ से यहाँ पे इन्होंने शो किया है, ऑब्वियसली थोड़ा तो इसको करेंगे ना, इनिशिएट करेंगे, तो यहाँ पर नाइफ़ से हल्के से ब्रेक किया, ब्रेक करते जहाँ वीक पॉइंट्स है वहाँ पर इसकी ब्रेकिंग हो गई, तो ये यहाँ पर फ्रैक्चर इरेगुलर होगा, क्योंकि हम इसे प्रॉपर्ली कट नहीं कर रहे, जैसे हम अल्ट्रा माइक्रोटोम में कट करते थे, थिन स्लाइसेस बनाते थे,
सेम वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नाइफ़ की हेल्प से हमने यहाँ पर जैसे इसको टच भी किया और ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हमने प्लेटिनम की हेल्प से इसके ऊपर रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिका करा है, और इसके बाद इसका मेटल रेप्लिका हमारे प्लेटिनम की हेल्प से आ गया था। तो ये हमारे पास जो था ये फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की हेल्प से हमने यहाँ पर सैम्पल प्रिपेयर किया था EM के अंडर विजुलाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीज इचिंग। अब फ्रीज इचिंग में क्या होता है, ये एक टेक्निक है अगेन सैम्पल प्रिपरेशन करने के लिए, और ये इसका जो प्रिंसिपल होगा वो रिलेटेड टू फ्रीज फ्रैक्चर। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ना फ्रीज फ्रैक्चर लास्ट टॉपिक, वही चीज़ है यहाँ पर, उसी से ये रिलेटेड है। अब इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया है, वहाँ फ्रीज फ्रैक्चर के फर्दर फ्रीज इचिंग में एक स्टेप और ऐड हुआ है। वो क्या हुआ है, जो स्पेसिमेन को वहाँ स्पेसिमेंस आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड फ्रॉम अंडर वैक्यूम एंड स्ट्रक विद अ शार्प नाइफ एज इन फ्रीज फ्रैक्चर मेथड। ठीक है, यहाँ पर इसको रैपिडली कूलिंग करके उसे वैक्यूम कंडीशन में देके उसको नाइफ से स्ट्रक करके और वहाँ पे उसको उसके फ्रैक्चर्स बना दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रीज फ्रैक्चर व्यूज़ दे रखे हैं, है ना। ये फ्रीज फ्रैक्चर्स व्यू के डायग्राम्स दे रखे कैसे ब्लैक ब्लैक कलर के हैं। अब इसमें यहाँ पर वो इवेपोरेटर में था, ये वैक्यूम कंडीशन में है। इसके बाद बायोलॉजिकल सैंपल जो है हमारा, बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो वीक लाइन से कट हो रहा है। इतना लो टेम्परेचर में -130°C हम लिक्विड फ्लोन की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इसके बाद जो टिश्यू होगा उसको हम वैक्यूम कंडीशन में रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स अगर वहाँ पर है, ऑल्दो हमने प्री ट्रीटमेंट किया था, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रायो प्रोटेक्शन दिया था सो दैट वहाँ पर आपके फ्रीजिंग ना हो और वहाँ पे कोई भी आपका आइस पार्टिकल्स ना रहे, बट स्टिल अगर होंगे तो क्योंकि वैक्यूम कंडीशन है यहाँ पे हमने इस स्टेप में इचिंग में फ्रीज इचिंग में प्रोवाइड किया है, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सब की सब्लिमेशन हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है इसलिए हमने इसको इचिंग इफ़ेक्ट का नाम दिया है। द रिमूवल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस एन इचिंग इफ़ेक्ट, और इस इचिंग इफ़ेक्ट की वजह से स्मॉल एरिया जो है सरफेस का, जितने भी फ्रैक्चर फेस के पास जितना भी स्मॉल एरिया वहाँ पर प्रेजेंट है वो अब अगेंस्ट द बैकग्राउंड स्टैंड कर रहे हैं। द रेप्लिका ऑफ अ स्पेसिमेन इज़ मेड बाय हैवी मेटल। वही इसके बाद हमने सारा स्टेप वही किया है कि प्लेटिनम से उसका रेप्लिका बनाया है, और इसके बाद हमने इसको बैक ऑफ कार्बन फिल्म के साथ उसकी बैकिंग करी है, और फर्दर हमने जितने भी उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया है, और फिर आपका जो रिमेनिंग है मेटल रेप्लिका का उसको हमने EM में देखा है। तो ईचिंग और फ्रीज फ्रिचिंग जो आपका वहाँ पे फ्रीज फ्रैक्चर और ईचिंग में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने इवेपोरेटर में यूज़ किया था, यहाँ पे हमने वैक्यूम कंडीशन में ही कर दिया और सब्लिमेशन हो गया, और वो ईचिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने की वजह से ईचिंग इफ़ेक्ट आ रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया फ्रीज ईचिंग टेक्निक। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सैम्पल प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ यूज़फुल। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये फिक्सेटिव्स यहाँ पर अवॉइड किए गए हैं। यहाँ पे हमने कोई फिक्सेटिव यूज़ नहीं किया है, और जितने भी एम्बेडिंग एजेंट्स हैं यहाँ पर, इससे पहले हमने सैम के लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया था, तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि जो फिक्सेटिव्स हैं उसको अवॉइड किया गया है, एम्बेडिंग एजेंट्स को अवॉइड किया गया है, और ऐसे स्टेन्स को भी अवॉइड किया गया है जो कि उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को, सेल्स के स्ट्रक्चर्स को डिफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे स्टेन्स को अवॉइड किया गया है, इन एजेंट्स को अवॉइड किया है, और फिक्सेटिव्स को अवॉइड किया गया है। हालांकि स्पेसिमेन में डिसोशन तो होएगी ही होएगी, हम वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस करेंगे, लैक करेंगे, बट इस टेक्निक में हमारा जो सेल डिसोशन है वो कम से कम है, और ये इसका डिसोशन कम से कम है, और ऑल्सो इट परमिट्स इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सेल फंक्शन। इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सेल फंक्शन का मतलब है क्योंकि हम यहाँ पर रैपिड कूलिंग कर रहे हैं, तो उसी सेल स्टेज पे जिस वहाँ पर उसका फंक्शनिंग तुरंत ही तुरंत रुक जाता है, डैमेज नहीं होता, स्टॉप एकदम से अरेस्ट हो जाता है। नहीं तो
कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको स्लो करेंगे तो हो सकता है कि सेल उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपने आप को डिग्रेड होने से बचाने के लिए कुछ फंक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत इमीडिएटली और रैपिड कूलिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक दूसरा फोर्थ टेक्निक है शैडो कास्टिंग। अब शैडो कास्टिंग में क्या है हम उसे देख लेते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं, ये टेक्निक क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट है सरफेस के टेक्सचर को स्टडी करने के लिए, किसके, स्पेसिमेन के। इसमें क्या क्या होता है, वैक्यूम डिपोजिशन होने वाली है मेटेलिक फिल्म की, किसके ऊपर, ड्राइड स्पेसिमेन के ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक 3D बीम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं इस टेक्निक में। और बेसिकली इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन होने वाली है, कहाँ पर, स्पेसिमेन के ऊपर। और वो भी ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, एक ऑब्लिक एंगल के साथ, एक पर्टिकुलरली एंगल के साथ। किसकी डिपोजिशन होने वाली है, इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस की, किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर, एट एन ऑब्लिक एंगल। क्यों होने वाली है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये इसलिए होगी सो दैट ओनली अ पार्ट ऑफ स्पेसिमेन इज कोटेड, थोड़ा सा ही पार्ट जिसको हमने स्टडी करना है वही उसकी कोटिंग होए, इसलिए हम इसे एक ऑब्लिक एंगल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस को। अब जो डेपोजिशन होगी ये आपके मेटल्स की वन साइड पे, वो क्रिएट करता है शेडो, जिस वजह से एक 3D अपीयरेंस आती है। जैसे आपको यहाँ पर इमेज में भी इन्होंने शेडो टेक्निक को ब्रीफ किया है। ये आपका स्पेसिमेन है और यहाँ पे देखो एक रेड कलर की जो ये आपको ऐसे दिख रही है ना रेज, ये ऑब्लिक एंगल से यहाँ पर जो आपके मेटल एटम्स है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये शेडो कास्ट हो रही है रेड कलर में, ठीक है। इसके बाद जो कार्बन एटम्स है वो एपरेट हो रहे हैं ओवरहेड इलेक्ट्रोड से। और ये देखो एक तरीके से यहाँ पर इसके बाद एसिड बात किया है, वही जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उन सबको डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास रेड कलर के फिर मेटल रेप्लिका आ जाती है। तो फिर हम इसकी फर्दर स्टडी करते हैं। ये कॉपर ग्रिड है नीचे और ये रेप्लिका। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो आपको 1 to 5 स्टेप्स दिखाए गए हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जूम आउट है और ऊपर वाला जूम इन वर्जन था इसी का ही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ तो लिया, देख लिया डायग्रामेटिकली। अब थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या इसके यहाँ पे थ्योरी गिवन है। थिन फिल्म हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे बना रहे हैं, स्पेसिमेन के ऊपर बाय कंडेंसेशन आफ्टर वेपोराइजेशन। द मेटल्स विद हाई वेपोराइजेशन टेम्परेचर कंडेंस क्विकली आफ्टर वेपोराइजेशन। जो आइसोलेटेड पार्टिकल्स हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग देम इन इवैक्यूएटेड चैम्बर। और फिर स्प्रे करेंगे, क्या स्प्रे करेंगे, हैवी मेटल अक्रॉस द सरफेस। ओब्लिक एंगल से करने वाले हैं। जब पार्टिकल साइज़ जो है फिल्म का वो इवेपोरेटेड, द पार्टिकल साइज ऑफ फिल्म ऑफ इवेपोरेटेड गोल्ड विल बी लार्जर देन द प्लेटिनम और पैलिडियम। जो ग्रेन साइज इवेपोरेटेड टंगस्टन है वो फाइन होता है, बहुत छोटा होता है, बट इसकी जो डिपोजिशन है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन से मेटल हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट उसका वहाँ पे जो डिपॉजिट रहे वो काफ़ी टाइम तक रहे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी शेडो आ जाएगी और हम इस शेडो को यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर TMV को यूज़ करके इन्होंने जो आपको टोबैको मोज़ेक वायरस है TMV, उसकी हमने शेडो कास्ट करी है, उसको हमने सैम्पल किया है और फिर उसका यहाँ पर विजुअलाइज़ किया है EM में। तो ये आपका शेडो कास्टिंग टेक्निक थी। स्टार्टिंग के कुछ टेक्निक्स जो हमने डिस्कस करी है वो इम्पॉर्टेंट थी हमारे पास, फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चर, वो इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट। सो इसके बाद समरी है, ये तो आप ब्रीफ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपी में। हमारा ये लास्ट लेक्चर था आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।